दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर से आया हूं आपके लखनऊ टूर का दूसरा एपिसोड लेकर और दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग शर्मा जी के चाय से। ये शर्मा जी की चाय जो है ये कुल्हड़ वाली चाय है ये, और ये हमें एक चाय पड़ी है 30 रुपए की, और पूरा ही बहुत बड़ा ही कुल्हड़ है। आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा कुल्हड़ है साइज़ में। तो इसको हम लोग फिनिश करके अब नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे चलेंगे, जो कि होगा दिलकुशा गार्डन। दोस्तों यहाँ जो इस शर्मा जी की चाय की दुकान के बाहर आपको इस तरह से रेलिंग लगी मिल जाएगी। उसी के सामने इस तरह से आपको एक स्टैंड भी तरह का जैसे लग रहा है कि ये स्टैंड इसी के लिए बनाया गया हो। यहाँ पर चाय रखिए, एंजॉय करिए। दोस्तों वैसे तो शर्मा जी के चाय की दुकान पर कई सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे बंद मक्खन है, बंद समोसा है, और चाय जो है वो पेपर प्लेट में भी सर्व की जाती है और साथ ही साथ कुल्हड़ में भी सर्व की जाती है। कुल्हड़ का प्राइस जो है 30 रुपये है, और अगर आप पेपर प्लेट में लेंगे तो 20 रुपीज़ की आपको पड़ेगी। लेकिन जो मेनली जो मशहूर है ये जो दुकान, ये मेनली अपने चाय की वजह से मशहूर है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर बंद मक्खन भी खा रहे हैं और बंद समोसा भी खा रहे हैं। हमने तो खैर अभी चाय ही पी है, अब कुछ नाश्ता बाद में करेंगे हम लोग। अभी हम लोग निकलने वाले हैं दिलकुशा गार्डन की ओर। और ये जो चाय की दुकान है दोस्तों, ये लाल बाग इलाके में पड़ती है, लाल बाग एरिया है ये, और ये हजरतगंज मेन चौराहे से थोड़ी सी ही दूर पर पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो भाई हम लोग की चाय हो गई ख़त्म, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। गाड़ी हमने पार्क की हुई है एक जगह पर, थोड़ी इस दुकान से दूर है, और यहाँ पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। 2 पहिया वाहन अगर आपके पास हैं तब तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन 4 पहिया वाहनों के लिए आपको पर्टिकुलर कोई पार्किंग नहीं मिलेगी, आपको किसी दुकान के बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आप कोशिश करिए कि आप 4 पहिया से ना आएँ, कार से ना आएँ, और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दिलकुशा कोठी में। दिलकुशा कोठी के बोर्ड आप देख रहे होंगे, इसके मेरे पीछे लगा हुआ है। और ये दोस्तों ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये मॉन्यूमेंट आता है। अब हम लोग इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसके अंदर पहुंचेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैप लगे मिल जाएंगे, जो कि इसके बारे में जानकारी दी गई है कि कहाँ पर क्या क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा डूज़ एंड डोंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ के बोर्ड पर। दोस्तों ये जो आप जब दिलकुशा कोठी में अंदर घुसेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक गार्डन दिखाई देगा, और इसके साथ ही आपको ये सामने जो ये स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ये आपको दिखाई दे जाएगा। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है, इसलिए आए दिन इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके मूलभूत ढांचे में तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन इसके रिपेयरिंग ज़रूर टाइम पर होती रहती है। पिछले साल मार्च के जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से यहाँ पर रिपेयरिंग बंद है। अब फिर से कंस्ट्रक्शन के जो सामान है वो फिर से आए हुए हैं। अब जब इसका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू होगा तो फिर से रिपेयर किया जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आप पीछे मेरे एक टावर देख रहे होंगे, अब हम लोग उधर जाएंगे और देखेंगे उसको। यहाँ पर मुझे पता चला है यहाँ पर 2 ब्रिटिश उसके अधिकारियों की ग्रेवयार्ड है यहाँ पर, और सेमेट्री है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये दिलकुशा कोठी नाम की जो जगह ये है वो दिलकुशा कोठी है, और एक दिलकुशा गार्डन भी है। दिलकुशा गार्डन में यहाँ का इसी का एक पार्ट है, और इस पार्ट का जो ये 2 ग्रेव और हैं जो उस दिलकुशा गार्डन में हैं, तो वो यहाँ से थोड़ा अलग है, तो उसको भी देखेंगे। अगर हम लोग जा सकेंगे तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो दोस्तों ये है यहाँ का जो मेन बिल्डिंग है। ये मेन बिल्डिंग ये नवाब शहादत अली खान ने बनवाई थी। इसको मेनली यहाँ पर शिकारगाह के लिए बनवाया गया था, और इसके अलावा ये गर्मियों में आरामगाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर जो मेनली जो इस समय जो स्थिति है वो इस समय यही है कि अंदर जाना अलाउ नहीं है इसके। आप देख रहे होंगे इसके पीछे आपको ग्रिल लगी दिखाई दे रही होगी, तो इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ के सीढ़ियाँ चढ़कर आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से गार्डन का एरिया कैसा लगता है। और भाई आपको मानना पड़ेगा, आपके भाई ने क्या बेहतरीन समय चुना है अपने लखनऊ टूर के लिए। भयंकर गर्मी, भयंकर उमस, और भाई साहब एकदम हालत ख़राब हो जा रही, इतनी गर्मी है।
और पसीना तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, टपाटप टपाटप। ये है दोस्तों इसके अंदर का एरिया जो कि मेन बिल्डिंग से नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर देखिए ग्रिल लगा हुआ है यहाँ पर रोकने के लिए। और यहाँ से आपको गार्डन का व्यू मिल जाएगा इस तरह का। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर जाने का रास्ता अंदर कुछ और है। एक बार मैं देखता हूँ जाकर कि यहाँ पर कोई और रास्ता है अंदर जाने के लिए कि नहीं। नहीं है भाई, यहाँ पर रास्ता कोई नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ताला लगा हुआ है, तो इसके अंदर नहीं जा सकते, यहीं से हम लोगों को वापस जाना होगा। तो दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा था अभी, मैंने आपको बताया था कि 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की सेमेट्री है यहाँ पर, ये वही है जो कि दिलकुशा कोठी के अंदर है। दोस्तों ये दोनों ही जो ग्रेव्स हैं ये दोनों ही ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की है जो कि 1857 की क्रांति के दौरान मारे गए थे। भाई लोग इस समय हम लोग आ चुके हैं दिलकुशा गार्डन के अंदर। और दिलकुशा गार्डन में आप ये मेनली पार्क है एक तरह का, और इस समय तो काफ़ी सुनसान है, कोई है नहीं यहाँ पर। हम ही 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी और कोई भी यहाँ नहीं आया है। अब हम लोग देखेंगे कि वो ग्रेव कहाँ पर है और उसके बारे में भी जान के फिर वापस जाएंगे। भैया आ रहे हैं हमारे कपिल अंकल, धीरे धीरे स्लोली चलते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में। भाई आओ, भाई आओ, ज़रा जल्दी आओ चाचा। हैं? मोरपंखी का पेड़ कहाँ है? मोरपंखी का पेड़ ओ भाई साहब, ये जो पेड़ है अभी अंकल जी ने बताया है कि ये मोरपंखी का पेड़ है, मोरपंखी। दोस्तों ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़े एरिया में है लग रहा है ये है। और यहाँ पर पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप ये देख रहे होगे। ये बरगद का पेड़ आप देखो कितना बड़ा है। मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा है और लग रहा है काफ़ी पुराना है। इसमें लग रहा है 4-5 पेड़ हैं एक साथ ज्वाइन हैं, और इस कारण से पेड़ काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है इस पार्क में। तो भाई लोग ये हम लोगों ने जो ये अभी एरिया देखा है ये इसका फ्रंट एरिया था। और जो ये ब्रिटिश अधिकारियों की जो ग्रेव है वो अंदर है, उधर बागीचे के अंदर है। तो हम लोग उधर जाके देखेंगे इसको। ये इस तरह का आपको पाथवे मिलेगा उस ग्रेव तक जाने के लिए। काफ़ी खूबसूरत सा फुलवारी सी बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें गुलाब के फूल हैं और भी कई तरह की किस्में हैं फूलों की। और शायद वो है ब्रिटिश अधिकारियों की ग्रेव। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे और झाड़ियाँ उगी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ जाना सही है। मैं आपको दूर से ही दिखा सकता हूँ। दोस्तों ये था हमारा दिलकुशा गार्डन। अब हम लोग जाने वाले हैं वापस उसी दिलकुशा कोठी की ओर। वहाँ से हम लोग अपनी कार लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर बहुत खूबसूरत पेड़ हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा पोज मिल सकता है फ़ोटो का। हम लोग 2-4 फ़ोटो क्लिक करेंगे। और ये अगर आप ये फ़ोटो देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं मेरे, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। दोस्तों अगर इस दिलकुशा गार्डन और दिलकुशा कोठी के बारे में आपको मैं बताऊं शॉर्ट में, तो आप यहाँ पर केवल जितने भी भवन हैं उनको केवल आप बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो अगर आप इसको आना चाहते हैं यहाँ पर उस जो पुराना भवन है उसको महसूस करना चाहते हैं तो आप बेशक आइए, लेकिन आपको जो है यहाँ पर अंदर जाने को नहीं मिलेगा। और आप इसकी भव्यता बाहर से ही इसको महसूस कर सकते हैं। और इसमें हर भवन के बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पढ़कर आप जान सकते हैं कि ये भवन किस चीज़ के लिए है, वो भवन किस चीज़ के लिए। तो दोस्तों अब मैं जाने वाला हूँ अब बाहर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है। काम भी यहाँ पर चल रहा है, देख रहे होंगे आप, घास की कटिंग हो रही है।
हम निकलने वाला हूँ। अरे कपिल अंकल कहाँ रह गए? ओ चचा, ओ चचा, चचा भाई, चचा हमारे गायब हो गए, अब ढूंढना पड़ेगा। और भाई साहब कहीं ब्रिटिश अधिकारियों के भूत तो नहीं मिल गया उनको, देखना पड़ेगा। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अब कार के अंदर। अब हम लोग जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे, जो कि है ब्रिटिश रेजिडेंसी। ब्रिटिश रेजिडेंसी दोस्तों, ये जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर जो अंग्रेज़ अफसर रहते थे वो उसी ब्रिटिश रेजिडेंसी में रहते थे। हम लोग उसी को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि 1857 के समय पर वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे टूरिस्ट प्लेस, जो कि है ब्रिटिश रेजिडेंसी। दोस्तों ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर आपको इस तरह के 2 टिकट बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। और मास्क पहनना एकदम बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, बिना उसके आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इस तरह की जो टिकट है वो आप 2 तरह से निकाल सकते हो, एक तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट आपको केवल और केवल पेटीएम के द्वारा ही अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उसमें आपको ID प्रूफ डालनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको नाम डालना पड़ेगा। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। और पेटीएम में आपको 5 रुपये की छूट मिल जाती है पर पर्सन चार्ज में टिकट के। और अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, 25-25 रुपये के हिसाब से, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं। अगर आप पेटीएम से करते हैं तो आपको 20 रुपये पर पर्सन, यानी कि 2 लोगों के लिए 40 रुपये देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने दिल पे पत्थर रख के 50 रुपये दिए भाई साहब कैश। और अब हम लोग अंदर आ गए हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी के। हम और कपिल अंकल ये बार बार खो जाते हैं भाई साहब, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये हमें ढूंढना पड़ता है। और भाई साहब यहाँ आप अंदर आके देखो, पुरानी इमारतें हैं। तो जैसे ही आप ब्रिटिश रेजिडेंसी के मेन एंट्रेंस गेट से आप अंदर घुसेंगे, वैसे ही आपको बाईं तरफ एक भवन दिखाई दे जाएगा, जो कि यहाँ ब्रिटिश सर्जन का था। और 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर सर लॉरेंस को लाया गया था, जो कि काफ़ी घायल अवस्था में थे। और 4 जुलाई 1857 को यहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर इस ब्रिटिश रेजिडेंसी में को मेन टारगेट बनाया गया था सैनिकों के द्वारा, जो कि 1857 के क्रांतिकारी थे उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ही सारे ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर ही रहते थे। तो उनका मेन निशाना यहाँ पर ही बना। और इस समय जो यहाँ पर वो है दशा है वो ये है कि काफ़ी भवन जर्जर है, काफ़ी ज़्यादा जर्जर आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि क्योंकि आप रात को भी यहाँ पर आ सकते हैं और इसके भव्यता को देख सकते हैं। ये हैं हमारे कपिल चचा, ये बार बार खो जाते हैं। इनको जो है अगर किसी दिन भूल भुलैया में लेके जाके खो गया मैं तो खो ही जाएंगे ये है इसके अंदर की और जगह। यहाँ पर बताया जाता है यहाँ पर एक तहखाना भी था, जहाँ पर लोग 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी छुपे थे उस तहखाने में। वो तहखाना तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद उसको कहीं बंद कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ पर न जा सकें। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें यही जानकारी दी गई है कि इसमें तहखाना भी था एक, जिसमें 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश रेजिडेंट छुपते थे। तो दोस्तों मैं जो है उस जो सर्जन का जो घर था वहाँ से मैं निकल के बाहर आ चुका हूँ। और ये यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर तिराहा है, आप तिराहे से खड़े होकर आप चारों तरफ देखेंगे तो दूर दूर तक केवल ब्रिटिश रेजिडेंसी ही दिखाई देगी। काफ़ी लंबा चौड़ा कैंपस है इसका, आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपको यहाँ घूमने में। और इसके अगर आप बाईं तरफ जाएंगे तो एक मस्जिद और इमामबाड़ा मिलेगा, जो कि यहाँ के तत्कालीन नवाब ने बनवाई था उसको।
अब हम लोग जाने वाले हैं इसके दाईं तरफ, उसके दाईं तरफ एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है डाइनिंग रूम लिखा हुआ है, डाइनिंग हॉल लिखा हुआ है। हम लोग उधर चलते हैं। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये नवाब सआदत अली ख़ां के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, जिसमें कि नवाब के शान के लिए यहाँ पर भोज कराया जाता था। और यहाँ पर जो इसकी जो सजावट थी वो बहुत ही कीमती फानूसों के द्वारा होती थी और बहुत ही उस समय भव्य लगता था ये भवन। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट की जो स्थिति है वो ये है कि पूरा भवन किया जा चुका है और कुछ तो इसमें समय की मार ने इसको तहस नहस किया है और ज़्यादातर हिस्सा जो इसका है वो 1857 की क्रांति के दौरान ये ध्वस्त किया गया है। दोस्तों हम लोग जहाँ पर ये खड़े हैं इस समय ये नॉर्मल ग्राउंड एरिया है। इसके नीचे काफ़ी अंदर नीचे तक ये मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 20-30 फुट नीचे गहरे गड्ढे में भी कमरे बनाए गए हैं। हर तरफ आप जिधर देखेंगे गलियारे के साथ कमरे बनाए गए हैं। ये कमरे किस लिए हैं ये मुझे नहीं पता और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ के बोर्ड में जो लगा हुआ है उसमें मिलता है। ये आप देख रहे होंगे कई तरह के इस तरह के कमरे हैं जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। इसमें जाने के लिए अंदर सीढ़ियाँ भी हैं, ये आप देखिए, यहाँ से आप सीढ़ी है, यहाँ पे आप इसके नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं निकलने का कोई जगह नहीं है। मुझे जो लगता है यहाँ पर ये एक तरह से स्विमिंग पूल टाइप का था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है, अब हम लोग लास्ट बिल्डिंग जो इसकी है वहाँ पर जाने वाले हैं। वहाँ पर मैंने देखा है कि तोप रखी हुई है, आइए देखते हैं उसको भी, ये तोप कैसी है, कितनी साल पुरानी है और किसके द्वारा वो रखवाई गई है। दोस्तों टूरिस्ट के नाम पर यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही हैं, हम 2 लोग हैं और 2-4 लोग और हैं, बाकी उसके अलावा और कोई भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है इस समय, शायद लोग इसीलिए नहीं आते यहाँ पर, लेकिन हम लोग चूँकि दूर से आए हैं इसलिए आए हैं घूमने। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ के होते तो हम लोग भी शाम का समय ही चूज़ करते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और जब मौसम ठंडा हो तभी यहाँ पर आइए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे यार मैं अपना रुमाल और गॉगल दोनों ही कार में भूल आया हूँ और इस समय मुझे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि धूप तेज़ है, चमक है एकदम धूप में और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं कोई चीज़ देख नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। लेकिन भाई अब भूल गए हैं तो खामियाजा भुगतो। आप भी आइए यहाँ पर तो हमेशा कुछ ना कुछ टोपी, गर्मियों में टोपी, सनग्लासेस, ये आप ज़रूर इसको वेयर करिए, बिना उसके यहाँ पर मत आइए। हालांकि यहाँ पर बहुत पेड़ है, शेल्टर है, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ पर आप रुककर आप चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको घूमना है तो ये दोनों चीज़ें मस्ट है। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ठीक सामने बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है रेजिडेंसी मुख्य भवन, यानी ये इंग्लिश रेजिडेंस का मेन घर रहा होगा। और इसकी हालत देख के लगता है कि यहाँ पर जो 1857 के क्रांतिकारी थे उनका मेन फोकस था इस पर, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर क्षति पहुँचाई है, इसको तोड़ फोड़ दिया है काफ़ी ज़्यादा, जिसके आप अवशेष ही बचे हैं यहाँ पर। दोस्तों जो ये बिल्डिंग है ये भी कुछ पुराने जो भोजशाला थी उसी के जैसी है, बस थोड़ा सा इसमें जो जगह है दरवाज़ों के बीच वो थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, बाकी बनावट कुछ वैसी के जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है वहाँ से। आइए अब हम लोग देखते हैं वो तोप जो यहाँ पर इस मेन रेजिडेंसी भवन के सामने रखी हुई है, हम लोग अब उसको देखते हैं। दोस्तों पूरी रेजिडेंसी घूमने के बाद हमें आखिर में छायादार बड़ा सा पेड़ दिख गया है। अब इस पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इसी पेड़ के नीचे ही ये दोनों कैनन्स रखी हुई हैं, दोनों तोपें रखी हुई हैं, आप ये देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ी तोपें हैं
काफ़ी विशालकाय हैं। और इस कैनन के बारे में कोई जानकारी यहाँ इसके पास बोर्ड लगा हुआ नहीं है, बस केवल एक छोटा सा एक पत्थर की स्मृति चिन्ह बनाया हुआ रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डेटें दी हुई हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। पहला है श्रीरंगपट्टनम 1799 और दूसरा है भरतपुर 1825 और तीसरा है लखनऊ 1857। तो दोस्तों इस तरह की 3 डेट यहाँ पर डाली गई हैं। और बाकी इसके बारे में, इस तोपों के बारे में कि ये कहाँ बनी हैं, इनको किसने स्थापित कराया यहाँ पर, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली हमें। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखने लायक बस इतना ही था। और इसके साथ ही आप सामने देखेंगे, इसके ब्रिटिश रेजिडेंसी के कैंपस में ही देखेंगे तो बहुत बड़ा सा लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ आप एक पार्क देख लेंगे, जिसमें लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, अपना पिकनिक स्पॉट की तरह इसे यूज़ करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है ये। तो आपको देखने से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इस तोप का मेरा फेस कैमरे के ज़्यादा पास है, इसलिए आपको मेरा फेस ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वास्तव में ये जो तोप है, इसका जो मुंह है इतना बड़ा है कि मेरा सर इसके अंदर आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। मैं खट्टा इंसान हूँ, अच्छा खासा वेट है मेरा, लेकिन फिर भी ये तोप इतनी बड़ी है कि मेरा पूरा सर इसके अंदर चला जाए। तो दोस्तों हमने जो है घूम लिया है ब्रिटिश रेजिडेंसी। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अब हम लोग पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद ही वापस किसी और जगह जाएंगे। अभी यहाँ पर पास में ही आपको बेगम हजरत महल पार्क भी देखने को मिल जाएगा। बेगम हजरत महल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो अवध से किया था वो बेगम हजरत महल ने ही किया था। ये उन्हीं के नाम पर बेगम हजरत महल पार्क है। वो यहाँ से हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर दूरी पर है वो। भाई लोग, हम लोग इस समय हैं अमीनाबाद में और अमीनाबाद मार्केट में जाने वाले हैं। कपिल अंकल को कुछ सामान लेना है तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी हम लोगों ने अमीनाबाद की नगर निगम की पार्किंग में खड़ी कर रखी है। उसका चार्ज हमें पड़ा है 25 रुपये, काफ़ी सस्ता चार्ज है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है। अब हम लोग आगे जाने वाले हैं अमीनाबाद मार्केट में। अमीनाबाद मार्केट के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये 165 साल पुरानी ये मार्केट है और ये सबसे ज़्यादा पुरानी मार्केटों में से ही आती है। और इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं प्रोडक्ट्स की। आप यहाँ पर किताबें ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर कपड़े ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर चिकन का सामान ख़रीद सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग मेनली शॉपिंग के लिए आते हैं अमीनाबाद में। और मशहूर टुंडे कबाबी जो है यहाँ पर अमीनाबाद में ही है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने कर ली है शॉपिंग अमीनाबाद में। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ख़रीदे हैं और मैडम के लिए अपने कुछ कपड़े ख़रीदे हैं और ये अंकल जी ने भी ख़रीद लिए हैं कुछ कपड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलता हूँ आपसे अब नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं धीरेन्द्र सिंह विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत। तो भाई यार, यहाँ अमीनाबाद पार्किंग में अपनी कार निकालना भी एक महाभारत है। आप लोग देख रहे होंगे, आप कम से कम ऊपर जो ज़मीन है, ज़मीन से 2 मंजिल नीचे बेसमेंट में इसका जो पार्किंग है दी हुई है। हम लोग जा रहे हैं उसी में अपनी गाड़ी लेने। पूरी तरह से अंधेरा है, लाइट जला लें हम। हेलो, मैं आपको दिखाता हूँ अमीनाबाद की पार्किंग से कार निकालने में क्या क्या सीन होता है।
अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।